नमस्कार, दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपी पीसीएस के लिए एनसीईआरटी जियोग्राफी का क्लास 10 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आज तीसरा चैप्टर जल संसाधन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलाउडी जल का अनुपात बहुत कम है। ठीक है, यह अलाउडी जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल चक्री में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। ठीक है, जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ आप जल कुछ तथ्य और आंकड़े हैं। विश्व में जल में कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% जो है अलाउडी जल है। विश्व में अलाउडी जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरी और हिमनदों के रूप में मिलता है, जबकि 30% से थोड़ा सा कम भौम जल के जलभृत के रूप में पाया जाता है। भारत में विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किमी प्रति वर्ग अनुमानित है। भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। ठीक है, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का समानता करना पड़ सकता है। जैसा कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है हमारे मानस पटल पर, परंतु राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती है। पनिहारियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है। ठीक है, क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? तो हमारे कई शहर इसकी का उदाहरण भी है। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही चित्रित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क क्षेत्र में भी खेती की जा सकती है। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप
हैं जिनमें सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्यों हो सकता है? क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है और विकास अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलाउडी जल संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। ठीक है। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में भी विचार करें जहां लोगों की आवश्यकताओं के लिए काफी जल संसाधन भी है। ठीक है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। ठीक है। जैसे देखिए भारतीय की नदियां जितना है विशेषकर छोटी सरिताएं या जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है और बड़ी नदियां जैसी गंगा, यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। ठीक है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरे से बचाए, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नलिखित होने से बचाए। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। ठीक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। अधिकतर नदियों के बेसिन में बांध बनाए गए हैं। जैसे प्राचीन भारत में जलीय कृतियां। ठीक है। जैसे ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए
एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। कलिंग मतलब कहाँ है? उड़ीसा में। नागार्जुनकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। वेन्नूर कर्नाटक में है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में। उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबसे सबूत मिलते हैं यहाँ से। ठीक है। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली से सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास मतलब एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। ठीक है। देखिए जैसे हीरा कुंड का बांध। ठीक है। बांध क्या है? तो जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है? परंपरागत बांध नदी और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एक एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के लिए सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। ठीक है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ है जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या सिंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ठीक है। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीकरण अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। ठीक है।
बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए सामाजिक आंदोलनों से, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों को, और कुछ नगरीय केंद्र को गांव के भूमिहीनों को लीजिए। क्या हम वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? जैसे देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, एनजीओ, ठीक है, जो जनजाति लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसी पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीबी लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे, ठीक है। प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्ट को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिम पूर्ण हो गई, पूछते जा रहे हैं हमें कि देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है, ठीक है। सिंचाई के कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की और आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के अलवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे और दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारों को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आमतौर पर होते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके मुख्य नदियों और बांध, ठीक है, मुख्य नदियों और बांध। जैसे आपका देखिए सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसे झेलम नदी, चेनाब नदी है, रावी नदी है और सतलज नदी। ये किसके सहायक नदी है? तो सतलज नदी के सहायक नदी है, ठीक है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है आपका गंगा नदी है, ठीक है। इसके सहायक नदी कौन कौन से हैं? तो शारदा नदी है, घाघरा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदी हैं। और राणा प्रताप सागर गांधी कहाँ है? तो ये याद है, ठीक है। चंबल नदी यहाँ पर हो गया, बेतवा नदी हो गया है, ठीक है। ताप्ती नदी यहाँ पर है आपका, गोदावरी नदी यहाँ, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर, महानदी हीराकुंड यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका सांगपो नदी है, ठीक है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश होते हुए यहाँ फिर असम में ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ठीक है। यहाँ से आके हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाता है। ये आपका करके देखें, ठीक है। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। यह
विडंबना है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में भी तो बड़े बांध भी कई बार नियंत्रण में असफल रहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचता, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण और नियंत्रण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक और व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकतानुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को संसिंचित किया जा सके और संरक्षित जल की खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, जिसे जैसलमेर की खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण भी है। ठीक है, जैसे देखिए आपका है हैंडपंप के माध्यम से पुनः भरण। ठीक है, और ये आपका है बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनः भरण। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने की पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे में जितना हो सकता है। ठीक है, टांगा क्या है? टांगा में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इस क्षेत्र में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। ठीक है, जैसे देखिए मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम यहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी के गंभीर समस्या का सामना करता है।
शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग का 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण हम यह कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांगों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि इन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं आया है। ठीक है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का एक यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूरू जिले में स्थित एक सिंदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। ठीक है। यहाँ गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली देखिए है आपका बांस की खेती कैसे किया जाता है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बनाए या बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है। पहाड़ी उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंच जाता है। ठीक है। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर सिंचाई से ले जाया जाता है। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। ठीक है। अगला चैप्टर आपका है आज कृषि। ठीक है। फोर्थ चैप्टर आपका कृषि। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करता है। इसके अतिरिक्त कुछ भी उत्पादन जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। ठीक है। कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। ठीक है। पिछले हजारों वर्ष के दौरान भौतिक, पर्यावरण, औद्योगिक और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। प्रारंभ जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में भी अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डालों और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इसी प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय
परिस्थितियों की उपयुक्त पर निर्भर करता है। ठीक है। यह कर्तन दहन प्रणाली क्या है? यह कृषि किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार की भरण पोषण के लिए अनाज एवं अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है और देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे द्वीपा कहा जाता है। ठीक है। झूम क्या है? कर्तन दहन प्रणाली है। कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा या वेनेजुएला में कोनकू, ब्राजील में रोका और मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लंदांग और वियतनाम में रे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेड़ा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बिरागा। ठीक है। पश्चिम घाट में कुमारी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खिल और झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम की खेती कहा जाता है। ठीक है। वाणिज्यिक कृषि क्या है? तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करता है। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग। उदाहरण के लिए जैसे हरियाणा, पंजाब, चावल वाणिज्यिक की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। ठीक है। रोपड़ की कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें, क्योंकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। ठीक है। पीछे देखिए, भारत के दक्षिण भाग में केले की रोपड़ कृषि है। ठीक है। गहन जीविका कृषि क्या है? तो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है, जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर-अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर या मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम,
पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना या तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र विशेषकर कोंकण या तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है या बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। ठीक है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, आस, अमन और बोरो या बोई जाती है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलें की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ठीक है। स्याह स्वरूप क्या है? तो आपने भारत और भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया होगा कि यह देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता रहा है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलें में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। ठीक है। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। ठीक है। और शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभी से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। अब मुख्य फसलें क्या क्या हैं? जैसे मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि है। चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ठीक है। यह एक खरीफ की फसल है। जैसे उगाने के लिए उच्च तापमान मतलब 25 सेल्सियस से ऊपर, अधिक आर्द्रता या 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। ठीक है। जैसे देखिए आपका है प्रमुख क्षेत्र और गौड़ क्षेत्र। चावल का वितरण कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है, देखिए वाला। ठीक है। हल्का हल्का यहाँ पे चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो गया है। गेहूं गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु व पकने की समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह देश के
या देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान और एमपी कुछ भाग में गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य भी हैं। मोटे अनाज में कौन कौन से आते हैं? ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषण तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए या जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषण और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है या निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। 2011 से 12 में इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश थे। ठीक है। बाजरा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। सन 2011-12 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य थे। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न एवं चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है। ठीक है। जैसे देखिए चित्र दर्शाया गया है, बाजरे की कृषि मोटे अनाज में और गेहूं की कृषि है। ठीक है। देखिए एक गन्ने की खेती की जा रहा है, एक मक्की। ठीक है। दालें भारत में विश्व में दालों की सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। ठीक है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तूर मतलब अरहर, उड़द मतलब मूंग, मसूर, मटर जैसा चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? तो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और उन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। गन्ना जैसे गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से या 100 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टी में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुवाई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खारसारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। इसे देखिए खेती हो रहा है आपके चाय की कृषि खेती है और ये चाय की उत्पत्तियों को 34 श्रमिक महिलाएं। ठीक है। मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली और सूरजमुखी और सरसों, ये सरसों ये सूरजमुखी है। ठीक है। ये मूंगफली
ये चाय चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों में के मालिक भारतीय हैं। ठीक है, चाय का पौधा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्षा भर कोष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही समाधित की जाती है। ठीक है, चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2008 में भारत विश्व में चीन तथा टर्की के बाद तीसरा बड़ा चाय उत्पादक देश बना है। ठीक है, कॉफी क्या है? तो कॉफी जो है सन 2008 में भारत ने विश्व की लगभग 3.2% कॉफी का उत्पादन किया है। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई जा गई थी। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदुन पहाड़ी से हुई है और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ी के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है, बागवानी फसलें सन 2008 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मतलब मेघालय के संतरे और केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय अनानास और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब और नाशपाती या खुबानी या अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग होता है। ठीक है, जैसे देखिए आपका है अखरोट, उसके बाद सेब और अनार, ये है आपका अखरोट। ठीक है, ये अनार हो गया, ये अनार हो गया। ठीक है, ये सेब है। भारत में विश्व की लगभग 13% सब्जियां का उत्पादन करता है। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगनी या बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। ठीक है, जैसे देखिए आपका है सब्जियों की कृषि से मटर, फूल गोभी, टमाटर और बैंगन। देखिए आपका मटर हो गया, बंद गोभी हो गया, पत्ता गोभी, उसके बाद ये हो गया आपका टमाटर, ये बैंगन हो गया। ठीक है, रबड़ रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसके 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। सन 2010 और 11 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है, ये प्राकृतिक रबड़ का उपयोग हुआ है। ठीक है,
रेशेदार फसलें कौन कौन से हैं? तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख या मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। चौथा रेशम की कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है। कपास क्या है? भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त पानी या मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई या 210 पाल रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा या उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक है। जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसके उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के संसाधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान की खेती बाड़ी के लिए मानसून की और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। ठीक है। भूमि सुधार की कानून तो बने परंतु इसके लागू करने में ढीली गई। ठीक है। 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां प्रारंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 से 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम या कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। ठीक है। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना पीएआईएस भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायक मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। ठीक है। भूदान, ग्राम दान।
महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया कराएगा। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। ठीक है, इसे भूदान के नाम से भी जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्राम दान कहा जा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया है। ठीक है, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार, उत्पादन में योगदान क्या क्या है। ठीक है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की। बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा क्या है? आप जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर पर प्रदान करे। ठीक है, यदि हमारी जनसंख्या के किसी भी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता है तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित है। हमारे देश के कुछ प्रदेशों या विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों, जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। देश के सुदूर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना होती है। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारे सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। ठीक है, कम जैसे बफर स्टॉक, हम यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, जैसा कि आप जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है। ठीक है, भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इससे निर्धन भोजन प्राप्त करने में समर्थ हुए। इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए
चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना है। ठीक है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडार की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) करती है, जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशकों पर सहायकी उपलब्ध कराती थी। अब इन सहायियों का बोझ उठाना असहनीय हो रहा है। ठीक है। यदि सरकार उपयुक्त कृषि अवसंरचना ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराती है और नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देती है, तो प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाद्यान्नों के पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। केवल गेहूं और चावल ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली खाद्य फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें वृद्धि की बेहतर संभावनाएं हो। सिंचाई सुविधाओं और विद्युत उपलब्ध करवाने जैसे आवश्यक अवसंरचना को बढ़ावा देने से कृषि में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और अनाजों के व्यापार को बंधन से मुक्त से भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी घटेगी। ठीक है। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत निवल या बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। भूमि के आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगों और कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निवल क्षेत्र में कमी आई है। भूमि की उत्पादकता ने घटती प्रवृत्ति दर्शानी प्रारंभ कर दी है। उर्वरक, कीटनाशी और कीटनाशी जिन्होंने कभी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए थे, अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। जल की कालिक कमी के कारण संचित क्षेत्र में कमी आई है। असक्षम जल प्रबंधन से जलाक्रांतता और लवणता की समस्या खड़ी हो गई है। ठीक है। वैश्वीकरण की कृषि का प्रभाव क्या क्या है? तो वैश्विक कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में यह भी स्थिति मौजूद थी कि 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ठीक है। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत की कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास की को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया है। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। ठीक है। नील ब्रिटेन की सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि इन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों
को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय और काफी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। ठीक है, ये देखिए आपका है सागौन के क्लोन का उत्तक संवर्धन। ठीक है, आज हमारी आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। ठीक है, परंतु क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलभृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जिन क्रांति संकेत शब्द है जिनसे जननिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। ठीक है, देखिए हैं आपके किसान या विकसित और विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, वास्तव में कार्बनिक या ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है। ठीक है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर आदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही हो तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है और भारत में लगभग 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर करता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सहायतावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए, इससे आमदनी अधिक होगी। ठीक है, और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधि पौधों, बायोडीजल फसलों, जटरफोरा और जोजोबा फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयातन करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक उत्पाद आपदा के रूप में देखा गया होता है, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो चिली, इजराइल और इटली को अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे जो विभिन्न कृषि उत्पाद मतलब फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और अगले तीसरा पार्ट रहेगा आपका। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपका सुझाव कमेंट में से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।